हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई नंबर 1 की चल रही होगी। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये बायोलॉजी का 4th चैप्टर है, ठीक है, जहां पर हम बात करते हैं वंशागति का सिद्धांत और विविधता। यानी कि यहां पर हम बात करेंगे कि वंशागति क्या होती है, व्हाट इज जेनेटिक्स जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, व्हाट इज वेरिएशन जिसको हम विविधता कहते हैं। सिंपल सी शब्दों में आपको समझाने की प्रयास करूंगा जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वंशागति की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि हम आनुवंशिकता की बात कर रहे हैं। वंशागति आपको पता है कि हमारी क्लासेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलती है। वंशागति को हम कहते हैं आनुवंशिकता, इसी को हम कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक, और अंग्रेजी नाम करें तो बेटा 2 ही नाम है। पहला है इनहेरिटेंस और दूसरा है जेनेटिक्स। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये वंशागति, ये आनुवंशिकता, ये आनुवंशिकी है क्या है ये इनहेरिटेंस, क्या है ये जेनेटिक्स, इसकी बात करते हैं। बहुत छोटे से शब्दों में बताऊंगा मैं आपको। वंशागति का मतलब होता है वंश का मतलब क्या होता है, हमारे माता पिता के माता पिता, मतलब दादा के दादा, फिर परदादा, ऐसे बात करें तो वो तो हमारे वंशज है ना। उस वंशज से जो लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं उसी को हम वंशागति लक्षण के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी परिभाषा अगर हम लिखें तो ज्यादा पीछे नहीं जाते हैं, थोड़ी सी पीछे जाते हैं कि हमारे माता पिता के जो लक्षण हमारे शरीर में आ रहे हैं, जो ट्रांसफर होकर के आ रहे हैं, उसी को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और ट्रांसफर होने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम आनुवंशिकता या वंशागति के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो क्या करते हैं, माता पिता के वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं तथा स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को वंशागति कहते हैं। वंशागति, आनुवंशिकता या आनुवंशिकी कहते हैं। बात समझ में आई भैया? हमने क्या लिखा कि माता पिता के वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और स्थानांतरण की यही प्रक्रिया वंशागति, आनुवंशिकी या आनुवंशिकता कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं द कैरेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इन जनरेशन टू जनरेशन कॉल्ड जेनेटिक कैरेक्टर एंड ट्रांसफर प्रोसेस कॉल्ड जेनेटिक्स। लिखिए इसको अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं द कैरेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है भाई, हमारे माता पिता के ऑफस्प्रिंग हम हैं, आपके माता पिता के ऑफस्प्रिंग आप हो, आपका भाई है, आपकी बहन है। ठीक, चलिए
द कैरेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग generation to generation to generation, such character are called genetic character. Characters and the process of transferring these characters called genetics या वेरिएशन, सॉरी जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस। बात समझ में आया बेटा? हमने क्या कहा कि द कैरेक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि लक्षण जो माता पिता से बच्चों में जाते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, सच कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कैरेक्टर कहते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और यही प्रोसेस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, फिर तीसरे जनरेशन, फिर चौथे जनरेशन, पांचवें जनरेशन, इसी प्रकार से ये फॉलो करता रहता है। इसी प्रोसेस को हम जेनेटिक्स या वेरिएशन कहते हैं, सॉरी जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस कहते हैं। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं हम विविधता, यानी कि वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सी मैं आपको एक डायग्राम बना करके समझाऊंगा ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है? वेरिएशन यानी कि हम बात कर रहे हैं विविधता। वेरिएशन, ठीक है? अब देखो भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन कब आता है, भिन्नता कब आती है? ये भिन्नता अचानक से उत्पन्न होती है। ठीक है? कोई चेंज हो गया, कोई बदलाव हो गया, तो यही क्या कहलाएगा? वेरिएशंस कहलाएगा। जैसे सिंपल सी बात है, हमने क्या लिया, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है? अब इसके एक संतान ये हो के, ये भी गोला है। अब अगला जो बना कुछ इस प्रकार से बन गया। ठीक है? ये क्या है? राउंड है, पेरेंट है, राउंड है, ये भी क्या हुआ? राउंड है। आगे चल करके क्या हुआ? इसका शेप रिंकल्ड हो गया। समझ में आया वेरिएशन क्या है? पीढ़ी में क्या हो जाए? थोड़ी सी बदलाव हो जाए, यानी कि अमाउंट या डिग्री ऑफ डिफरेंस, वेरिएशन ऑफ पेरेंट फ्रॉम ऑफस्प्रिंग कॉल्ड वेरिएशन, यानी कि माता पिता से संतानों में होने वाले बदलाव को वेरिएशन यानी कि विविधता कहते हैं। ठीक है? तो इस चीज को आप यहां पे समझ सकते हैं भाई, ये माता पिता, ठीक है, माता से ये संतान बना, ठीक है, राउंड शेप है, थोड़ी सी और आगे गया तो ये हो गया। अब वेरिएशन ऐसा नहीं है कि एक ही पीढ़ी में दिखे, ये वेरिएशन यानी कि विविधता भाई कई पीढ़ी के बाद भी दिख सकता है, या आने वाली पीढ़ी में भी दिख सकता है, या कई पीढ़ी पहले भी हो सकती है वेरिएशन। समझ में आया? तो विविधता कभी भी हो सकती है, कभी भी दिखाई दे सकता है। तो हम लिख सकते हैं विविधता, विविधता को हम समझ सकते हैं कि होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। माता पिता या संतान में जो अंतर आ रहा है, ठीक है, माता पिता और संतानों में जो अंतर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? विविधता। ठीक है? तो हम कह सकते हैं जनकों और संतानों में उत्पन्न अंतर को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। जनकों एवं संतानों में उत्पन्न अंतर को विविधता
कहते हैं। समझ में आया? जनकों एवं संतानों में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। ठीक है। चेंजेस, ठीक है, इन पेरेंट फ्रॉम ऑफस्प्रिंग कर सकते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंस, डिग्री ऑफ डिफरेंस, वेरिएशन ऑफ parent from of स्पेस, इसको क्या कहते हैं हम? वेरिएशन कहते हैं, विविधता कहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़े और अगले टॉपिक को समझ सकते हैं कि वेरिएशन या इनहेरिटेंस के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया, किस वैज्ञानिक ने बताया। ठीक है, नोट कीजिए फटाक से आप इस टॉपिक को। थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन आज की इस क्लास में बताएंगे, फिर अगली क्लास में और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा करके हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए चलते हैं। अब अगर हम बात कर रहे थे आनुवंशिकता के जनक कौन है, ठीक है, आनुवंशिकता के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस कौन है? तो हमारे प्यारे अपने मेंडल, जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अब बात करते हैं कि मेंडल को ही आनुवंशिकता का जनक क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो कहानी ये है कि इन्होंने ही आनुवंशिक पदार्थ या संतान के अंदर माता पिता से आने वाले लक्षणों, ट्रेटों, गुणों के बारे में खोज करने की प्रयास की सबसे पहले, और उसको पूरा भी किया। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। अब मेंडल के बारे में थोड़ी सी कुछ बात करते हैं। जैसे मेंडल ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया? कार्य प्रारंभ यानी कि वर्क स्टार्ट या एक्सपेरिमेंट स्टार्ट, ठीक है, तो कब किया? उसके बाद हम बात करें कार्य समाप्त, वर्क एंड, परिणाम, कुछ तो काम किया होगा तो परिणाम भी निकला होगा, रिजल्ट, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। देखो, मेंडल ने अपना काम शुरू किया 1856 ईस्वी में, ठीक है, 1856 ईस्वी में शुरू किया काम पहली बार। समाप्त हुआ उनका कार्य 1863 ईस्वी में, ठीक है। पहली बार उन्होंने काम अपना शुरू किया 1856 ईस्वी में, ठीक है। समाप्त हुआ कि 1863 ईस्वी में। उन्होंने काम करने के बाद जो परिणाम मिला, जो भी उसका निष्कर्ष या रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट को उन्होंने प्रकाशित किया 1865 ईस्वी में, पब्लिश कर दिया, ठीक है। 1865 ईस्वी में क्या किया उन्होंने? पब्लिश कर दिया अपने कार्यों को किए गए परिणाम। अब बात ये आती है, तो भाई हमने देख लिया कि मेंडल ने कार्य 1856 में शुरू किया, समाप्त हुआ 1863 में और रिजल्ट निकला 1856 में, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि मेंडल ने काम किया तो किया किसके ऊपर। तो बात ये आती है कि मेंडल ने जो काम किया था वो था मटर का पौधा, मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया।
मटर के पौधे पर मेंडल ने क्या किया, प्रयोग किया। मेंडल एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, मटर के पौधे पर क्या किया उन्होंने, अपना प्रयोग किया। बात समझ में आई भाई, ये बात भी आप जान लो। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई मेंडल को चना का पौधा नहीं मिला, गेहूं नहीं मिला, सरसों नहीं मिला, उन्होंने मटर ही क्यों लिया? इसके पीछे का तो कुछ लॉजिक रहा होगा, कुछ रीजन रहा होगा, जिस वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का ही चुनाव किया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज के लिए मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया? व्हाई ही चूज पी प्लांट फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, पीछे का रीजन क्या है कि मटर जो होता है भाई, इसका जीवन चक्र जो होता है, लाइफ साइकिल थोड़े समय के लिए होता है। इसको एक साल में कई बार उगाया जा सकता है। इसके एक बार रिप्रोडक्शन से ढेर सारे फली बनते हैं, ढेर सारे सैंपल्स निकल के आते हैं, और इसको किसी भी विशेष प्रकार की कंडीशन, एनवायरनमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए इसी बातों को हम लिख लेते हैं ताकि आप नोट कर सको। तो मेंडल के द्वारा मटर के पौधों का चुनाव का कारण, ठीक है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव का कारण, ठीक है, रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, इस बात को हम जानेंगे। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उसको नोट करेंगे। पहली बात, मटर का जीवन चक्र कम समय, या मटर का जीवन चक्र छोटा होता है। मतलब बात कर रहे हैं लाइफ साइकिल इज शॉर्ट ऑफ पी प्लांट, या पी ना, शॉर्ट ऑफ पी प्लांट। दूसरी बात कर रहे हैं, मटर को एक वर्ष में कई बार उगाया जा सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इट ग्रोन मेनी टाइम इन अ ईयर। ठीक है, इट कैन ग्रोन मेनी टाइम इन ए ईयर। ठीक है, एक साल हुए। दूसरी बात अगर हम बात कर रहे हैं तो इसे किसी विशेष प्रकार के वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। इसे मतलब किसे, मटर को विशेष प्रकार की वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बात कर सकते हैं दे डोंट रिक्वायर ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंट। इसको विशेष प्रकार के वातावरण की जरूरत नहीं होती है। इसके एक फसल में कई फली बनते हैं। ठीक है, इसके एक फसल में कई फली इनकी पॉड बनते हैं। Many pods form in their one crop. Many pods form
सॉरी एक संकरण हम कहेंगे इन सिंगल क्रॉस। जब ये एक बार क्रॉस करते हैं तो ढेर सारे फल बनते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है मुख्य जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया अपने प्रयोगों के लिए। अब बात यह आती है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को नाम क्या दिया गया, मेंडल के प्रयोगों को क्या कहा गया। तो हम बात करते हैं जो मेंडल का प्रयोग था, मेंडल के प्रयोगों को संकरण प्रयोग नाम दिया गया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। तो लिख सकते हैं यहां पर मेंडल के प्रयोगों को, मेंडल के प्रयोगों को संकरण प्रयोग कहा गया, संकरण प्रयोग कहा गया ना। तो हम बात कर सकते हैं कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट को क्या कहा गया, हाइब्रिडाइजेशन क्लास। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कॉल्ड, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई बच्चों कि मेंडल की प्रयोग को क्या कहा गया, संकरण का प्रयोग कहा गया। अब बात यह आती है कि इन्होंने संकरण प्रयोग में क्या क्या चीजें यूज किया जिस वजह से ये सफल रहे। तो इनकी सफलता का कारण ये था कि इन्होंने अपने प्रयोग में मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स का उपयोग किया, यानी कि इन्होंने गणितीय और वाणिज्य शास्त्र का उपयोग किया। दूसरा, इन्होंने एक ही रिजल्ट को कई बार चेक किया, ठीक है, सेल्फ क्रॉस करा करके, स्वतः परागण करा करके एक ही परिणाम को कई बार चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भैया एक पीढ़ी आया, दूसरा पीढ़ी आया, तीसरी पीढ़ी में कुछ और बन गया। तो इस चीजों को उन्होंने अच्छे से बारीकी से ध्यान देते हुए चेक किया। अगली बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़े लंबे सैंपल साइज को लिया, बहुत लंबे सैंपल को लिया, जिस वजह से ये क्या हुआ है, सफल रहे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर रहे हैं, मेंडल ने मटर के 7 लक्षणों का चुनाव किया था। वो 7 लक्षण कौन से हैं इसको लिखते हैं। ये भी परीक्षा में पूछता है कि व्हाट इज द 7 कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, संकरण प्रयोग के 7 लक्षण कौन कौन से हैं उसको लिखते हैं। चलो फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं, हम बात करते हैं कि 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी फॉर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस मटर के 7 लक्षण संकरण प्रयोग में कौन कौन से थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं मटर के 7 लक्षण जो संकरण प्रयोग में लिए गए, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहां पर क्या आ जाएगा, 7 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर्स ऑफ पी फॉर हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, संकरण प्रयोग के लिए मटर के 7 लक्षण, ठीक है, संकरण प्रयोग के लिए मटर के 7 लक्षण। तो पहले नंबर पर अगर हम बात करें लक्षण, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर, फिर चौथे, पांचवें, इस प्रकार से हम चलेंगे। पहले नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने लिया जो बीज था उसकी आकृति। देखिए प्रत्येक लक्षण के 2 रूप हैं, यहां पर यह भी जान लीजिए कि प्रत्येक लक्षण के 2 रूप हैं, एक प्रभावी रूप है, दूसरा अप्रभावी रूप है, यानी कि पहला है डोमिनेंट और दूसरा है रिसेसिव। तो हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा यहां पर कैरेक्टर्स की बात करें, यानी कि हम बात कर रहे हैं, एक तरफ लिखेंगे लक्षण, दूसरी तरफ हम बात करेंगे प्रभावी यानी कि डोमिनेंट,
और डोमिनेंट को हम कहते हैं प्रभावी, और आगे लिखेंगे हम रिसेसिव यानी कि अप्रभावी। अप्रभावी, ठीक है, डोमिनेंट, रिसेसिव। सभी लक्षण के दो रूप हैं, एक प्रभावी एक अप्रभावी, जैसे कि हर सिक्के में दो पहलू होता है, एक हेड और एक टेल। तो वहां पर डोमिनेंट जो है भाई वो हेड है और रिसेसिव जो है वो है टेल। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं पहले कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो पहला कैरेक्टर जो है इसका वो है सीड शेप यानी कि बीज की आकृति। बीज की आकृति की बात कर रहे हैं भाई, बीज की आकृति की बात कर रहे हैं। तो पहला है डोमिनेंट कैरेक्टर है राउंड यानी कि गोल बीज, ठीक है। और यहां पर दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार, ठीक है, झुर्रीदार। राउंड का मतलब क्या होता है, ये गोला। झुर्रीदार का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से पिचका हुआ, ठीक है, ये हो गया। दूसरे अगर हम बात कर रहे हैं, ये पहला कैरेक्टर है। दूसरे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो दूसरा कैरेक्टर है भाई बीज का रंग यानी कि सीड कलर, बीज का रंग। तो कौन सा बीज का रंग प्रभावी होगा, कौन सा बीज का रंग अप्रभावी होगा। याद रखिएगा, जब बीज पक जाता है तो उसको हम प्रभावी, और जब बीज कच्चा रहता है तो उसको हम अप्रभावी कहते हैं। तो पकने के बाद बीज कैसा दिखाई देता है और कच्चे रहने पर बीज कैसा दिखाई देता है, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। जब बीज पक जाता है, फसल जब पक जाता है, तो जो बीज का रंग होता है वो पीला हो जाता है। तो बीज कलर क्या हो जाएगा भैया, येलो। येलो जो होगा यानी कि जो पीला रंग होगा वो क्या होगा, प्रभावी। और दूसरा बात कर रहे हैं जो ग्रीन होता है यानी कि जो हरा होता है वो क्या होता है, अप्रभावी। अगले हम बात कर रहे हैं लक्षण की। तीसरा लक्षण जो है हमारा, वो तीसरा लक्षण है पुष्प का रंग, ठीक है, फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं। फ्लावर कलर, पुष्प का रंग। तो प्रभावी रंग में बात कर रहे हैं वायलेट, ठीक है, यानी कि गुलाबी, जिसको हम पिंक कहते हैं, पिंक भी लिख सकते हैं, पिंक जिसको गुलाबी कहते हैं, ठीक है, गुलाबी। और जो अप्रभावी है वो है व्हाइट, सफेद, ठीक। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भाई पुष्प के स्थिति की, यानी कि फ्लावर के पोजीशन की, ठीक है, पुष्प के स्थिति की बात कर रहे हैं, फ्लावर पोजीशन। चौथे नंबर पर जाए तो फ्लावर पोजीशन यानी कि हम बात कर रहे हैं पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति कैसी होती है, देखो अगर हम बात कर रहे हैं अक्षीय और शीर्षस्थ, ठीक है, एक्सियल और टर्मिनल, ये पुष्प में दो स्थिति होती है। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय और टर्मिनल का मतलब होता है शीर्षस्थ। वो क्या होता है अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए पुष्प की स्थिति की बात कर रहे हैं तो पहला होता है एक्सियल, ठीक है, प्रभावी में जो होगा वो होगा एक्सियल, जिसको हम कहेंगे अक्षीय, ठीक है। दूसरा क्या होता है टर्मिनल यानी कि शीर्षस्थ। देखिए जैसे सिंपल सी अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक पौधा है जिसमें यहां पर ये पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, या फिर इसको सही से बनाएं, ठीक है। अब यहीं पर क्या हो, पुष्प लगा हो, अलग तरह से बनाते हैं, यहीं पर क्या हो, पुष्प लगा हो। तो ये जो पुष्प है ये अक्षीय है यानी कि अक्ष पर पाया जा रहा है, एक्सियल है, और ये पुष्प क्या होगा, प्रभावी होगा। दूसरी अगर हम टर्मिनल की बात कर रहे हैं, ये कोई पादप हो गया, यहां पर ये पत्ता लग गया, ठीक है। अब जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा, यहां पर पाया जाएगा। ये जो पुष्प है टर्मिनल पर लगने वाला, वो पुष्प क्या हो जाएगा भैया, वो टर्मिनल वाला पुष्प हो जाएगा रिसेसिव यानी कि अप्रभावी। जहां पर डायग्राम की जरूरत पड़ रही है मैं वहां पर डायग्राम का यूज कर रहा हूं, आपको समझाने की हर संभव प्रयास कर रहा हूं, ठीक है।
चलिए आगे बात करें। अभी तक हमने 4 कैरेक्टर लिख लिए। 5वें कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 5वां कैरेक्टर आता है पॉड शेप, यानी कि फली की आकृति। ठीक है, पॉड शेप की बात कर रहे हैं। पॉड शेप यानी कि हम बात कर रहे हैं फली की आकृति। फली की आकृति की बात कर रहे हैं। तो पॉड शेप फली की आकृति हम बात कर रहे हैं। अगर बीज फूला हुआ है, ठीक है, चिकना है, तो वो क्या होगा? प्रभावी होगा। कॉन्ट्रिस्टेड यानी कि सिकुड़ा हुआ, चिपटा चपटा वो है, तो वो अप्रभावी हो जाएगा। तो फली की आकृति की बात कर रहे हैं, तो फली की आकृति में हम बात कर रहे हैं फुल, जिसको हम कहते हैं स्मूथ, यानी कि फूला हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? प्रभावी। और दूसरा हम बात कर रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कि चपटा। अगर बीज चपटा है तो अगर फली चपटा है तो वो अप्रभावी है, अगर फूला हुआ है तो वो प्रभावी है। बात समझ में आई? चलिए आगे अगले कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। 6ठे नंबर पर, 6ठे नंबर पर जो लक्षण आता है वो है पॉड कलर, यानी कि फली का रंग। पॉड कलर, फली का रंग। अब देखो फली का रंग आप कैसे पता करोगे? आपको आ जाना है दूसरे नंबर पर सीड का रंग, यानी कि बीज के रंग पर आ जाना है। बीज के रंग में आप उल्टा कर दो। उल्टा का मतलब क्या है? इस अप्रभावी वाले को ला दो प्रभावी पर और प्रभावी वाले को भेज दो इस पर। जब आप इसका उल्टा करोगे ना, तो ये आ जाएगा भैया आपका पॉड का रंग। यानी कि आप क्या करना है, आपने देखा कि सीड के कलर में, बीज के रंग में क्या है? पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। तो वही आपको उल्टा करना है पॉड कलर में। पॉड कलर यानी कि फली के रंग में हरा जो होगा वो प्रभावी हो जाएगा, पीला जो होगा वो क्या हो जाएगा? अप्रभावी। याद रखना, जो पॉड कलर होता है वो सीड कलर का अपोजिट होता है। पॉड कलर क्या होता है? सीड कलर का अपोजिट, यानी कि फली का रंग बीज के रंग के विपरीत होता है। तो लिखे बेटा, तो पॉड कलर की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा? ग्रीन, यानी कि हरा, प्रभावी हो जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर येलो, ये हो जाएगा अप्रभावी, यानी कि पीला। बात समझ में आई मुन्ना? चलो आगे बात करते हैं। लास्ट और 7वां कैरेक्टर है स्टेम हाइट, तने की लंबाई। ठीक है, स्टेम हाइट की बात कर रहे हैं। तने की लंबाई की बात करें मुन्ना, तने की लंबाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो शुद्ध लंबा, यानी कि प्योर टाल, या हम बात कर रहे हैं टाल। अगर तने की लंबाई ज्यादा है, लंबा है, वो क्या हो जाएगा? प्रभावी। और अगर हम बात कर रहे हैं ड्वार्फ, यानी कि बौना, छोटा है तने की लंबाई, तो इसको हम क्या कहेंगे? अप्रभावी। तो ये रहे मेंडल के द्वारा लिए गए मटर के 7 लक्षण, जिसे उन्होंने प्रयोग किया अपने संकरण प्रयोग में। संकरण प्रयोग क्या है मैं अभी थोड़ी सी बात बता दूंगा आपको, फिर आगे चल करके आपको हम मेंडल के कितने प्रयोग हैं, मेंडल के नियमों के बारे में जानेंगे, लॉ मेंडल्स के जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो आप कैसे करोगे याद। तो आप देखो यहाँ पर 2 कैरेक्टर सीड के हैं, 2 कैरेक्टर फ्लावर के हैं, 2 कैरेक्टर पॉड के हैं और 1 कैरेक्टर स्टेम का है। ठीक है, क्या क्या है? 2 कैरेक्टर सीड यानी कि 2 लक्षण बीज के हैं, 2 लक्षण पुष्प के हैं यानी कि फ्लावर के हैं, 2 लक्षण आप पॉड के याद करोगे, 1 कैरेक्टर स्टेम के। तो आप ऐसे अगर साथ साथ देखते जाएं, मेन क्या है आपके? 3 चीज है, सॉरी मेन क्या है आपके? 4 चीज हैं। पहला क्या है? पहला स्टेम, दूसरा सीड, तीसरा फ्लावर और चौथा पॉड। तो आप सीड शेप में देखोगे तो राउंड रिंकल्ड, कैसे याद करना? सीड शेप राउंड रिंकल स्वाहा। आगे सीड कलर येलो ग्रीन स्वाहा। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लावर कलर पिंक व्हाइट स्वाहा। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल स्वाहा। पॉड शेप फुल यानी कि स्मूथ
फुला हुआ कॉन्स्ट्रिक्टेड चपटा स्वाहा। आगे बात करते हैं पॉड कलर की, ग्रीन येलो स्वाहा। स्टेम की बात करें टाल डॉट स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से मेंडल के 7 कैरेक्टर का स्वाहा। ठीक है, कौन कौन सा है आप फिर से देख लीजिए। राउंड रिंकल्ड येलो ग्रीन, पिंक व्हाइट एक्सियल टर्मिनल, स्मूथ कॉन्स्ट्रिक्टेड ग्रीन येलो टॉल ड्वार्फ। ये 7 कैरेक्टर के हमने बता दिए रिसेसिव और डोमिनेंट। तो मैं आशा करता हूं कि ये मेंडल के 7 कैरेक्टर आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं। सीड शेप के लिए बात किया जाएगा तो राउंड रिंकल्ड, सीड कलर के लिए बात किया जाएगा तो येलो ग्रीन, फ्लावर कलर के लिए बात किया जाएगा तो पिंक व्हाइट, फ्लावर पोजीशन की बात किया जाता है तो एक्सियल और टर्मिनल, पॉड शेप की बात किया जाए तो फुल कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर की बात किया जाए तो ग्रीन येलो, स्टेम हाइट की बात किया जाए तो टाल डॉर्फ। मैं कई बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको याद भी हो गया होगा। तो फटाक से आप इस पॉइंट को लिखिए, फिर आगे चलते हैं हम मेंडल के थोड़े से एक क्लास को देखते हैं नॉर्मल सा, और वहां से कुछ बातें हम जानते हैं। फिर अगले क्लास में हम मेंडल्स के नियमों को बताएंगे। ठीक है, नोट इट। अभी टोटल 36 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। मैं आपके 5 मिनट या 10 मिनट और टाइम लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। चलो यहां पर बात करें क्रॉस बाय मेंडल, मेंडल द्वारा संकरण। एक सिंपल सी एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, उदाहरण की बात कर रहे हैं छोटे से, क्रॉस बाय मेंडल, मेंडल द्वारा संकरण, मेंडल द्वारा संकरण। कुछ बातें यहां पर आपको याद करवानी है, कुछ बातें आपको समझानी है, इसलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस किसके बीच में कराया जाता है, संकरण किसके बीच में कराया जाता है। 2 पेरेंट होते हैं, उनके बीच में संकरण करवाया जाता है, संतान बनते हैं, वहां से कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। तो पहली बात अगर हम बात करें तो पेरेंट को लेते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर पैतृक ना, पैतृक की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लंबा तने की हम लक्षण क्या ले रहे हैं, तने की लंबाई। ठीक है, तने की लंबाई यानी कि स्टेम हाइट हम ले रहे हैं। स्टेम हाइट में जो प्रभावी होता है वो होता है टाल, लंबा, और जो अप्रभावी होता है वो होता है ड्वार्फ, हम ड्वार्फ लिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बौना। टाल के लिए हम लिखते हैं कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए लिखते हैं स्मॉल टी। ठीक है, बात समझ में आई। कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों सेम दिख रहे हैं, होमो दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे स्मॉल टी और ये स्मॉल टी कैपिटल टी होगा। दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल स्मॉल। यहां पर देखो, ये तो आपके पेरेंट है, ये क्या है, ये गैमीट है, युग्मक जिसको कहते हैं, और ये हमने संकरण करवाया तो हमको मिल गया एक रिजल्ट जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड टाल। ठीक है, हाइब्रिड टाल। और ये हाइब्रिड टाल मिला कहां, तो मिल गया ये हमारा F1 पीढ़ी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 2 कैरेक्टर्स का बीच में कैरेक्टर कराते हैं, सॉरी 2 लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं, 2 कैरेक्टर्स को लेकर के संकरण कराते हैं, तो एक मध्यवर्ती लक्षण मिलता है, और वो मध्यवर्ती लक्षण क्या होगा, हाइब्रिड होगा। ये क्या है, पहला पीढ़ी। ठीक है, पहले पीढ़ी में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब 2 लक्षणों को लेकर के हम क्रॉस कराएंगे तो हमको एक मध्यवर्ती लक्षण मिलेंगे। क्या मिलेगा, मध्यवर्ती लक्षण मिलेगा, और जो प्रभावी होगा
वो अप्रभावी वाले को दबा करके रखेगा वापस। ये पहली पीढ़ी हो गई। दूसरी बात कहाँ पता चली कि उन्होंने क्या किया, अभी आपने क्या लिखा था, सफल कैसे हुए थे, उन्होंने एक ही लक्षण के बार बार क्रॉस कराए थे। देखो पहली पीढ़ी तो ये होगी। दूसरी पीढ़ी में अगर हम बात कर रहे हैं, इसी का उन्होंने क्या कर दिया, सेल्फिंग, स्वपरागण कर दिया। स्वपरागण में क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ उन्होंने वापस से क्रॉस करवा दिया। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, एक बॉक्स बना करके जिसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, फिर कैपिटल स्मॉल लिया, इस कैपिटल का इस कैपिटल के साथ करा तो कैपिटल कैपिटल, फिर इसका कराया कैपिटल स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल, फिर स्मॉल स्मॉल। तो दूसरे पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा कि ये और ये, दूसरे पीढ़ी में ये क्या है, F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो दूसरी पीढ़ी में उन्होंने क्या देखा कि जो पैतृक लक्षण है भाई, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, ये शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना वापस से प्रकट हो रहे हैं। वापस से क्या हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो पैतृक लक्षण होते हैं वो किसी न किसी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। यही बात उन्होंने अपने क्लास में बताया था। देन अगले क्लास में हम आपको बताएंगे कि मेंडल के नियम क्या हैं या आनुवंशिकता के नियम क्या हैं। तो चलते हैं, आपसे अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर पर बायोलॉजी पढ़ने के लिए।